हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग क्लास 12th का जो है पढ़ रहे थे आव्यूह। तो एक क्लास हुआ था हमारा, इंट्रोडक्शन चल रहा था, परिचय अभी चल रहा है। तो आव्यूह में दूसरा वाला जो हमारा दूसरा वीडियो है उसमें हम आज कवर करेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह कहते किसे हैं? आपके अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। विकर्ण आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं, यानी एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव उसके क्या होते हैं? जीरो होते हैं। हमने बोला क्या कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह तब कहलाता है जब उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके बाकी शेष जो अवयव होते हैं, यानी शेष जो एलिमेंट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे देखिए हम बोल क्या रहे हैं कि एक आपका वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है कब? यदि उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके मुख्य विकर्ण क्या कह सकते हैं? मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष जो एलिमेंट होंगे, बाकी शेष अवयव क्या हो? जीरो हो। अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। क्या लिखा? विकर्ण आव्यूह में एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसे आव्यूह को आप विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका आव्यूह है, ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। एक आपका आव्यूह है, ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मान लीजिए 4 है, 0 0 0, √7 है, 0 है, 0 0, मान लो यहाँ 5 है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें मुख्य विकर्ण का, तो ये आपका जो है मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव देखिए सभी क्या क्या हैं? 0 0 हैं। अगर इस प्रकार का आव्यूह आपके सामने आता है तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे मित्रों? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, क्या बोला जाएगा? विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। ठीक है। और विकर्ण आव्यूह जो होता है हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? हमेशा एक वर्ग आव्यूह ही होता है। इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, फिर तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ अब। बाकी नेक्स्ट अगला हमारा होगा जो है ये आपका विकर्ण आव्यूह की बात हो गया। फिर हम बात करते हैं अदिश आव्यूह का। क्या बात करेंगे? अदिश आव्यूह। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो आज आपका हो जाएगा ये अदिश आव्यूह। ठीक है। तो अदिश आव्यूह क्या होता है जरा इसको विशेष ध्यान से समझिएगा। अदिश आव्यूह किसे कहेंगे? एक विकर्ण आव्यूह आपका अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने क्या बोला कि एक विकर्ण आव्यूह जो है अदिश आव्यूह तब कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? अदिश आव्यूह। तो देखिए लिखना क्या है, आप लिखेंगे एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है कब? देखिए अभी तो सबसे पहले ये समझिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह हमने बताया कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी जितने भी शेष अवयव होते हैं वो 0 होते हैं। ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह के पर्पज में ही हम अदिश आव्यूह पढ़ रहे हैं। तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है कब? जब देखिए जब मुख्य विकर्ण जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव
सभी अवयव क्या हों, सभी अवयव समान हों। क्या हो दोस्तों, सभी अवयव समान हों। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले मान लीजिए एक आव्यूह आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, मान लो यहाँ 2 है, 0 है, 0 है, 0 2 0 0 0 2। ये देखो, ये आपका सबसे पहले तो ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है। देखिए सबसे पहले ये विकर्ण आव्यूह है। कैसे विकर्ण आव्यूह है, हम कहें कि जो मुख्य विकर्ण है उसको छोड़कर अगर शेष अवयव 0 0 हैं तो वो मुख्य विकर्ण है, ठीक है। लेकिन मुख्य विकर्ण में दोस्तों एक चीज जरूरी नहीं होता है, क्या, देखिए यहाँ पर अगर अदिश आव्यूह की बात करें तो अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो समान होने चाहिए। लेकिन मुख्य विकर्ण जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें ऐसा नहीं है। विकर्ण आव्यूह में यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है। लेकिन अदिश आव्यूह में ये आपका अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तभी ये आपका अदिश आव्यूह है। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। तो ये आपका अदिश आव्यूह है, क्योंकि जो विकर्ण आव्यूह हैं आपके देखिए इनके अवयव समान हैं, तो ये आपका कैसा आव्यूह हो गया, अदिश आव्यूह, ठीक है। तो ये अदिश आव्यूह हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाकी में आगे अगले जो अगला इंपॉर्टेंट है आपका तत्समक आव्यूह, उसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम तत्समक आव्यूह की बात करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में एक और नाम कह सकते हैं इकाई आव्यूह, ठीक है, एकक आव्यूह या इकाई आव्यूह। तो होता क्या है बेसिकली, इसका हम परिभाषा अगर देना चाहें तो परिभाषा क्या दे सकते हैं, यदि मुख्य विकर्ण के अवयव, यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाएं, आप समझ लीजिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अगर एक एक हो जाएं तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह। यानी मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो हमने देखिए परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, यदि मुख्य विकर्ण के हर एक अवयव यदि मुख्य विकर्ण के हर एक अवयव क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहा जाता है, तत्समक आव्यूह। देखिए मुख्य विकर्ण के हर एक अवयव इसके क्या होते हैं, एक एक होते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो शून्य होते हैं। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि हर एक अवयव एक हो जाए, और यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि बाकी शेष जो होंगे, शेष अवयव क्या हो जाएं, शेष अवयव आपके शून्य हो जाएं। शून्य हो तो ऐसे अवयव को क्या कहा जाएगा, ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाएगा दोस्तों, तत्समक आव्यूह। जैसे मान लो अगर मैं एक और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब मैं आई की अगर बात करूं तो आई आपका हो जाएगा, देखिए 2 × 2 कोटि के अगर आव्यूह की बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो 1 0 0 1, ये कितने कोटि का हो गया, 2 × 2 कोटि का। कैसे 2 × 2 कोटि का, R1 और R2 2 पंक्ति है और इसमें क्या है, 2 स्तंभ हैं, तो ये कितने कोटि का हो गया, 2 × 2 कोटि का आव्यूह हो गया। कैसा आव्यूह, तत्समक आव्यूह। लेकिन 3 × 3 कोटि के आव्यूह की बात करें तो यहाँ देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3 × 3 कोटि के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी 3 × 3 कोटि का ये क्या हो जाएगा, आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे। तो ये चीज़ें आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की आगे हम बातचीत करते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे की जो टॉपिक है आपका है वो कह रहा है आव्यूहों की समानता। देखिए 2 आव्यूह समान कब होंगे, सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर आव्यूह समान नहीं होंगे तो 2 आव्यूहों को हम जोड़ नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं।
ठीक है। अवयवों के गुणन की जहाँ तक बात करेंगे तो वहाँ पर भी गुणा करने का कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से आप गुणा करा दें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जानना है कि भाई दो अवयवों की समानता क्या होगी। दो अवयव समान जब होंगे तभी आप उनको जोड़ सकते हैं और उनका घटा भी सकते हैं। तो देखिए दो अवयव समान कब होंगे, जरूरी क्या है। मान लो आपके पास दो अवयव है, माना आपके पास दो अवयव है, एक अवयव का नाम आपके पास है, मान लो ए है, AIJ, यह आपका एक अवयव है, शॉर्टकट रूप है अवयव का। दूसरा अवयव मान लीजिए B है और ये आपका क्या है, BIJ है, ये आपका BIJ, दो अवयव हो गया। अब इन दोनों अवयवों, ये दोनों अवयव समान कब होंगे, ये समझ लीजिए। दोनों समान होंगे, समान कब होंगे, समान होंगे, देखिए दोनों ही समान कब होंगे, पहला कंडीशन अगर इनके कोटि क्या हो, समान हो। देखिए दोनों के कोटि क्या होने चाहिए भाई, दोनों अवयव के, यानी कि दोनों अवयव के कोटि क्या होने चाहिए, समान। अगर दोनों अवयव के कोटि समान है, कोटि समान होना चाहिए। अगर दोनों अवयव के कोटि समान है तो इन्हें क्या कहेंगे, अवयव क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि समान अवयव है। दूसरा आप ये कह सकते हैं संगत एलिमेंट इनके बराबर होने चाहिए, यानी कि दोनों के जो संगत अवयव होंगे, संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। दो कंडीशन, किसी भी दो अवयव के बराबर होने के लिए दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि दोनों अवयवों के कोटि समान होने चाहिए। दूसरा, संगत अवयव उसके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो मान लीजिए एक अवयव A है आपका, ठीक है, एक अवयव A है आपका, मान लो यहाँ पे 4 है, ये x है, ये z है, ऐसा मान लो। फिर यहाँ 2 है, मान लो यहाँ पर y है, ठीक है, फिर यहाँ मान लो 7 है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ मान लीजिए 109 है, अब समझना जरा। तो और एक दूसरा अवयव B है, ये इसका भी अगर आप बात करें दूसरे अवयव का, यहाँ 4xz है, 2y7 है और यहाँ 109 है। तो देखिए ये दोनों ही अवयव की अगर हम बात करें तो ये 3 × 3 कोटि का ये भी अवयव है और ये भी अवयव कितने कोटि का है, 3 × 3 कोटि का। तो पहला तो कोटि समान है भाई, कोट समान है। बाकी हम संगत अवयव को देख लेते हैं। तो देखिए ये A11 है, ये भी A11 है, यानी कि 4 का 4 समान है। ये A12 के स्थान पर है, ये A12 के स्थान पर है, ये भी समान है। फिर A13 के स्थान पर है, A13 के स्थान पर, यानी हर एक संगत अवयव क्या है, समान है। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो अतः A बराबर B, क्या कह सकते हैं, A बराबर B, यानी कि आपका जो अवयव A है अवयव B के क्या है, बराबर है। तो इस तरह से कभी भी अगर संगत अब कोई पूछे कि निम्नलिखित में से बताइए कि दोनों अवयव समान है कि नहीं है, तो क्या चेक करेंगे, पहला कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। दूसरा क्या चेक करेंगे कि संगत अवयव क्या होने चाहिए, उनके बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं फिर आगे बात करता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दो अवयवों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, दो अवयवों का गुणनफल। दो अवयवों का एक साथ गुणा कैसे करेंगे, कब गुणा होगा, कब जान पाएंगे गुणा दो अवयवों का एक साथ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, मान लो अगर आपके पास कोई दो अवयव है, मान लो कोई एक अवयव A है, ठीक है, AIJ शॉर्टकट है ये अवयव का रूप, दूसरा B है BIJ। अगर आपसे कहा जाए कि भाई A × B निकाल दो, A × B, तो A × B निकालने के कई प्रोसेस हैं। देखिए, मान लीजिए इसकी कोटि आपकी M × N है और इसकी कोटि P × Q है, तो क्या इन दोनों का A × B आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले आप जब भी A × B निकालने जाओगे तो इनकी कोटियाँ क्या हैं, इसकी A की कोटि M × N है और इसकी कोटि P × Q है। तो भाई इन दोनों का गुणा तब होगा जब इस अवयव A की जो आपका अवयव A का जो स्तंभ है वो इसका पंक्ति बन जाए। यानी अगर ये N है तो ये भी N होना चाहिए, अगर ये P है तो ये भी P होना चाहिए, ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तभी आपका गुणा हो पाएगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा।
तो ये n m के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये गुणा हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा यानी कि a इंटू बी नहीं हो सकता, ये आप कभी गुणा नहीं करा सकते हैं। ठीक है। b इंटू ए भी आप नहीं करा सकते गुणा, दोनों का गुणा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार से हो, दूसरा एक c है, यहाँ Cij, ये आपका है m गुणे n कोटि का। दूसरा आपका d है, ये आपका है Dij, ये आपका हो जाएगा n गुणे p कोटि का। तो दोस्तों यहाँ पर c डॉट d आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये देखो। तो m क्रॉस n और यहाँ क्या है इसकी कोटि n क्रॉस p। तो देखिए इसमें n कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी इसका मतलब है कि हम c डॉट d निकाल सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। गुणा कराने के बाद कितने कोटि का आव्यूह मिलेगा ये भी समझिए। गुणा कराने के बाद जो आपका छूटा है m क्रॉस b कोटि का आव्यूह मिलेगा, m क्रॉस p कोटि का आव्यूह आपका मिलेगा। तो इस प्रकार अगर कंडीशन होगा तो हम आव्यूहों का गुणा करा सकते हैं, नहीं तो गुणा नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, पूरे आव्यूहों का जो है परिचय जाना, इंट्रोडक्शन जाना। बिना इसके हम लोग एक्सरसाइज नहीं हल कर सकते हैं। कल से मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, जो हमारा 3A होगा 3B होगा, जो भी होगा उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। आज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।